दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आपके 10 राज्यसभा एमपी में से 7 बीजेपी के साथ जाने का फैसला करने। राघव चड्ढा कैमरे के सामने आते हैं। देश में आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना था, आज वो डिफेक्शन को फैसिलिटेट करता है, इंजीनियर करता है। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। राघव चड्ढा ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। नेता कहीं से भी चले, रास्ता आखिर में बीजेपी ऑफिस पर ही खत्म होता है। टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। फिर बात होगी राघव चड्ढा की कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख क्यों अपनाया और फैसले के पीछे असली पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या हो सकती है। तारीख थी 24 अप्रैल 2026। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कैमरा चल रहे होते हैं, माइक लगे होते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स का एक पुराना खेल दोबारा शुरू होता है। राघव चड्ढा कैमरे के सामने आते हैं। उनके साथ आपके 6 और राज्यसभा एमपी खड़े होते हैं और फिर वही होता है जिसका अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था। टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आपके 10 राज्यसभा एमपी में से 7 बीजेपी के साथ जाने का फैसला कर लेते हैं। कल तक जो नेता बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, आज वही बीजेपी के दरवाजे पर स्वागत माला पहने खड़े नजर आए। राजनीति में से पलटी मारना नहीं कहते, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। आपके अंदर से आवाज उठने लगी। नेता और कार्यकर्ता कहने लगे कि राघव चड्ढा ने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। लेकिन बीजेपी के लिए यह कोई छेद नहीं था, यह तो सीधा नंबर गेम का बोनस पॉइंट था। कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में टूटे हुए अपोजिशन को बीजेपी का सहारा मिल जाता है, और सहारा भी ऐसा जहां नेता भी बच जाए, कुर्सी भी बच जाए और कानून भी बोले, सब नियम के अंदर है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में हम एक सिंपल सवाल करेंगे, डिफेक्शन क्या होता है। फिर बात होगी राघव चड्ढा की कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख क्यों अपनाया और फैसले के पीछे असली पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या हो सकती है। इसके बाद हम चलेंगे 1967 के हरियाणा में, जहां एक नेता ने एक ही दिन में 3 बार पॉलिटिकल पार्टी बदल दी। इस घटना से जन्म हुआ एक पॉलिटिकल फ्रेज का जो आज भी इंडियन पॉलिटिक्स में बार बार सुनाई देता है, वो है आया राम और गया। और ये गांव पूरे देश भर में अपने जुमले के लिए जाना जाता है। आया राम गया राम का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। दरअसल ये बात 1967 की है। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर अलग राज्य बना था और उसके अगले साल यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए, पहले चुनाव। उस समय विधानसभा की कुल 81 सीटें हुआ करती थी और यहाँ हसनपुर से जीते थे कांग्रेस के गयालाल जी। आखिर में बात होगी उस बड़े पैटर्न की जहां डिफेक्शन के बाद कई नेताओं ने फाइनल डेस्टिनेशन बीजेपी बन जाता है। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स में नेता कहीं से भी चले, रास्ता आखिर में बीजेपी ऑफिस पर ही खत्म होता है। लेकिन कहानी शुरू करते हैं उस सवाल से जिसके बिना ये पूरा पॉलिटिकल गेम समझ में नहीं आएगा। वो है, आखिर डिफेक्शन होता क्या है। सिंपल शब्दों में, जब कोई इलेक्टेड एमपी या एमएलए उस पार्टी से अलग हो जाता है जिसकी टिकट, सपोर्ट या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ से वो संसद तक पहुंचा था, तो उसे डिफेक्शन कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा का केस समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि राघव चड्ढा का बीजेपी कैंप में जाना एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों। इसके सिग्नल्स पहले से ही दिखने लगे थे। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को लेटर लिखकर राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के आम आदमी पार्टी
has removed Raghav Chadha from the post of deputy leader in Rajya Sabha. डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटाने की रिक्वेस्ट की। उनकी जगह अशोक मित्तल का नाम प्रपोज किया गया। यहीं से पार्टी के अंदर चल रही रिफ्ट पब्लिक हो गई और मैसेज भी क्लियर था। राघव चड्ढा अब लीडरशिप के ट्रस्टेड सर्कल में नहीं आते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स राघव चड्ढा पर साइलेंस का आरोप लगाने लगे, खास तौर पर पंजाब और पार्टी के सेंसिटिव इश्यूज पर। लेकिन दूसरी तरफ राघव के सपोर्टर्स के लिए यह साइलेंस नहीं, पॉलिटिकल साइडलाइनिंग थी। फिर कंट्रोवर्सी और बढ़ी जब आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने क्लेम किया कि राघव चड्ढा के एक्स टाइमलाइन से बीजेपी और मोदी पर पुराने क्रिटिकल पोस्ट गायब हो गए हैं। यहां से सवाल और गहरा हो गया, क्या राघव चड्ढा सच में आपसे दूर जा रहे थे या बीजेपी के पास जाने की जमीन पहले से तैयार हो रही थी? और फिर आता है 24 अप्रैल 2026। इसी दिन राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता और आखिरी में स्वाति मालीवाल बीजेपी के साथ चले गए। आपके राज्यसभा में टोटल 10 एमपी थे और जब 10 में से 7 एमपी एक साथ साइड बदलते हैं तो नंबर 2/3 से ऊपर चला जाता है। यही था इस पूरी कंट्रोवर्सी का लीगल ट्विस्ट, क्योंकि अगर एक एमपी पार्टी बदलता तो उसे डिफेक्शन कहते हैं, लेकिन जब 7 एमपी एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उसे एंटी डिफेक्शन नहीं बल्कि मर्जर कहते हैं। यानी पॉलिटिक्स की भाषा में एक आदमी जाए तो बगावत, ग्रुप में जाए तो मर्जर। और इसी टेक्निकल लीगल कवर के बाद भी वोटर के लिए सवाल वही रह जाता है, आपके पॉलिटिकल मैंडेट से मिली सीट बीजेपी के कैंप में कैसे पहुंच गई? डिफेक्शन की असली कहानी समझनी है तो हमें वापस जाना पड़ेगा 1967 के हरियाणा में। हरियाणा तब नया स्टेट था, पहला असेंबली इलेक्शन हुआ, टोटल 81 सीट्स थी, मेजॉरिटी के लिए चाहिए थे 41 एमएलए। कांग्रेस ने 48 सीट जीतकर कागज पर मेजॉरिटी बना ली, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में कागज पर लिखी मेजॉरिटी कभी कभी मॉनसून रोड जैसी होती है, ऊपर से मजबूत पर अंदर से खोखली। इसी इलेक्शन में गयालाल हरियाणा के हसनपुर सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीते और फिर हरियाणा पॉलिटिक्स में वो हुआ जिसकी कल्पना शायद तब किसी ने नहीं की थी। गयालाल ने अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टी इतनी तेजी से बदली कि इंडियन पॉलिटिक्स को एक परमानेंट मुहावरा मिल गया। कभी वो यूनाइटेड फ्रंट के साथ दिखे तो कभी कांग्रेस के साथ और फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट के साथ। इसी ड्रामा के बाद राव बीरेंद्र सिंह उन्हें प्रेस के सामने लाए और कहा, गया राम इज नाउ आया राम। बस वही लाइन हिस्ट्री बन गई। उसी दिन के बाद जब भी कोई नेता पार्टी बदलता है, इंडिया की पॉलिटिकल डिक्शनरी में एक फ्रेज खुल जाता है, आया राम गया राम। लेकिन ये सिर्फ फनी फ्रेज नहीं है दोस्तों। 1967 ने एक डेंजरस रियलिटी दिखा दी थी। इलेक्शन के बाद भी मैंडेट सेफ नहीं था, कभी एक एमएलए इधर हो जाता तो कभी दूसरा उधर, और देखते देखते सरकार बन भी जाती थी और गिर भी जाती थी। यहीं से डिफेक्शन सिर्फ पार्टी बदलने का काम नहीं रहा, ये गवर्नमेंट बनाने और गिराने का वेपन बन गया। और इसी पॉलिटिकल बाजार को रोकने के लिए 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसी को हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। मकसद सीधा था, हॉर्स ट्रेडिंग रोकनी है, सरकार की स्टेबिलिटी बचानी है और वोटर मैंडेट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में लॉ बनता है तो लूप होल का जन्म सर्टिफिकेट भी साथ ही प्रिंट हो जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ ने स्प्लिट का रास्ता तो बंद कर दिया, लेकिन मर्जर का रास्ता खुला छोड़ दिया। और पिछले कुछ सालों में यह रास्ता बार बार एक ही पॉलिटिकल मंजिल पर जाता है और वो है बीजेपी की तरफ। कहावत है, जहां गुड़ होता है वहां चींटियां आ ही जाती हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में जहां सत्ता होती है वहां दल बदल का कदम अक्सर बीजेपी की तरफ बढ़ जाते हैं। 2008 कर्नाटका में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस शुरू किया। लोकसभा चुनाव से एन पहले कर्नाटक की राजनीति में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। कुमारस्वामी सरकार को समर्थन दे रहे 2 निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर समर्थन वापस ले लिया है और इस तरह कांग्रेस जेडीएस की सरकार का भविष्य अंधेरे में दिख रहा है।
दो निर्दलीय विधायकों आर शंकर और एस नागेश ने मंगलवार को राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र सौंपा और इस तरह बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक में वापसी करती दिख रही है। मॉडल सिंपल था, अपोजिशन एमएलएस को रिजाइन करवाओ, बाय इलेक्शन करवाओ और असेंबली का नंबर गेम बदल दो। ना सांप मरे ना लाठी टूटे, पर सरकार का हिसाब अपने पक्ष में हो जाए। इसके बाद 2019 कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस कोलिशन के 17 लेजिस्लेटर्स ने रिजाइन किया। कुमारस्वामी की सरकार गिर गई और बीजेपी वापस सत्ता में आ गई। फिर 2020 मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। उनके साथ कांग्रेस के 22 एमएलए ने रिजाइन किया। कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में बीजेपी फिर सत्ता में आ गई। यानी कहानी वही, घर का बेदी लंका डाए। बस इस वर्जन में लंका अपोजिशन की थी और फायदा बीजेपी को मिला। गोवा में भी बीजेपी ने यह पैटर्न दोबारा रिपीट किया। 2019 में कांग्रेस के 15 में से 10 एमएलए बीजेपी में चले गए। फिर 14 सितंबर 2022 को कांग्रेस के 11 में से 8 एमएलए बीजेपी में मर्ज हो गए। दोनों बार नंबर 2/3 से ऊपर था, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई नहीं हुआ। यानी कानून कहता है दल बदल मत करो। पॉलिटिक्स ने जवाब दिया, ग्रुप में करो तो मर्जर कहलाएगा। और अब इस पैटर्न की लेटेस्ट कड़ी के रूप में 2026 में राघव चड्ढा और आपके 6 राज्यसभा एमपी का बीजेपी के साथ मर्जर सेम आया। इसीलिए यह सिर्फ इंडिविजुअल पार्टी स्विचिंग की कहानी नहीं लगती दोस्तों, ये उस लार्जर पॉलिटिकल पैटर्न का हिस्सा लगती है जहां ऑपोजिशन का फ्रैक्चर को बीजेपी अपनी पार्लियामेंट्री और इलेक्टोरल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लेती है। कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धोना, लेकिन यहां तो लगता है पूरी पॉलिटिकल गंगा ही बीजेपी के घाट की तरफ मोड़ दी गई है। और वोटर वो फिर वही सोचता रह जाता है, मेरा वोट मैंडेट था या किसी और पार्टी के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान का रॉ मटेरियल। तो कहानी साफ है दोस्तों, 1967 में फ्रेज बना था आया राम और गया राम का, लेकिन 2026 तक आते आते ये फ्रेज अपडेट हो चुका है। अब नेता आते कहीं से हैं, जाते बीजेपी में ही हैं और कानून उनके पीछे पीछे टेक्निकल एक्सप्लेनेशन लेकर पहुंच जाता है। बीजेपी इसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहती है, अपोजिशन इसे तोड़फोड़ कहेगा और नेता इसे आइडियोलॉजिकल शिफ्ट बोलकर अपनी कुर्सी की सफाई देंगे। लेकिन वोटर के लिए सवाल वही है, जिस मैंडेट को उसने बैलेट बॉक्स में डाला था, क्या वो मैंडेट भी मर्जर के नाम पर दूसरे कैंप में ट्रांसफर हो सकता है? एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, लेकिन आज लगता है घोड़ा भी वही है, बाजार भी वही है, बस रिसीट पे नाम मर्जर लिख दिया गया है। और बीजेपी के लिए अपोजिशन का हर फ्रैक्चर एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बन जाता है। कहावत है घर का बेदी लंका ढाए। इंडियन पॉलिटिक्स में इसका नया वर्जन है, अपोजिशन का बेदी बीजेपी के नंबर बढ़ाए। और जब तक वोटर का मैंडेट पॉलिटिकल अर्थमेटिक के नीचे दबा रहेगा, तब तक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, इलेक्शन के बाद सत्ता किसकी होती है, पब्लिक की, पार्टी की या उस नेता की जो सही वक्त पर सही दरवाजा खोल देता है।